हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसके साथ साथ हम जर्नल वेक्टर्स और उसकी नोटेशंस भी देखेंगे। साथ ही में हम वेक्टर्स की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही था कि जो वेक्टर्स की एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है वो सिंपल अलजेब्रिक रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। उसके लिए एक वेक्टर अलजेब्रा वाला रूल लगता है। तो आज हम उसे समझेंगे और उसे अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। उसी के साथ साथ हम फ्यू फंडामेंटल डेफिनेशंस भी देखेंगे जो कि वेक्टर अलजेब्रा के साथ रिलेटेड है। उम्मीद है आप लोग ये सारे टॉपिक ईजिली समझ आ जाएंगे। सारे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए इस वेक्टर टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसमें हमने क्या किया है, हमने एक ऑब्जेक्ट का मोशन कंसीडर किया है इन प्लेन में। उस प्लेन में हम क्या मान रहे हैं कि एट टाइम टी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, इस पॉइंट ए पे है इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में टी टाइम पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, ए पॉइंट पे है। और हमने कि जैसे पहले बात करी थी पोजीशन वेक्टर के बारे में, और जो पोजीशन वेक्टर है वो कैसे आता था, जो अगर हम इस ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ कर दें उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन तक जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो ये जो लाइन है वो क्या शो करेगी, पोजीशन वेक्टर शो करेगी। इट मीन्स ओ ए वेक्टर क्या है, इनिशियल वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम टी। जैसा कि यहाँ पे बताया ही है, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है ऑब्जेक्ट की टी टाइम पे, क्योंकि यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। फिर हम मानते हैं कि एट टाइम टी डैश जो पॉइंट, जो ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट पे था, टी डैश टाइम के बाद वो कहाँ पहुँच गया, बी पॉइंट पे पहुँच गया। जब वो बी पॉइंट पे पहुँचा तो ये जो ओ बी वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, न्यू पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। इट मीन्स फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया ऑब्जेक्ट का, फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम टी डैश। टी डैश पे फाइनल पोजीशन वेक्टर आ गया, क्योंकि पहले टी टाइम पे ए पॉइंट पे था, फिर टी डैश टाइम पे वो कहाँ चला गया, इस बी पॉइंट पे चला गया। अभी ये पहले इधर था फिर इधर चला गया। अगर हम माने उसके बाद हमने क्या किया, इस ए जहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट पड़ा था उस पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक जब हमने एक लाइन ड्रॉ करी ए बी वेक्टर, और वो जो ए बी वेक्टर है उसका जो टेल है, ये टेल है, वो टेल हमें क्या शो कर रही है, इनिशियल पोजीशन शो कर रही है। और इसकी जो टिप है वो क्या शो कर रही है, फाइनल पोजीशन शो कर रही है ऑब्जेक्ट की टी और टी डैश टाइम के बीच में। और हमें पता है जो वेक्टर इस तरह की पोजीशन शो करता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जो ए बी वेक्टर हुआ वो क्या है, वो क्या कौन सा वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो हम इससे यहाँ कह सकते हैं जो ए बी वेक्टर है मीन्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसे हमने कैसे एक्सप्रेस किया है, ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर की फॉर्म में। इसका मतलब उसे हमने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। तो ये क्या बात होगी, ये हमारे पास आर्टिकल कंप्लीट हो गया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने एक्सप्रेस करना था पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, तो वही हमने यहाँ पे किया। ए बी वेक्टर को ओ ए पोजीशन वेक्टर और ओ बी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। नाउ अब हम बात करते हैं जर्नल वेक्टर्स और इसकी नोटेशंस के बारे में।
इसको पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि ये है क्या। जो नेचर है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, वो क्या है, डिफरेंट होता है बाकी वेक्टरों से। बाकी वेक्टरों मीन्स जो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम, फोर्स और एक्सेट्रा, इस तरह के जो वेक्टर्स हैं उनसे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नेचर थोड़ा डिफरेंट होता है। अब हम ये देखते हैं इनका नेचर डिफरेंट कैसे होता है। इस पॉइंट को इलेबोरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एक OB पोजीशन वेक्टर। OB पोजीशन वेक्टर में हम ये देखते हैं कि ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है ऑब्जेक्ट का एट टाइम टी टाइम पे जो ओ वेक्टर है वो क्या शो कर रहा है, ओरिजिन शो कर रहा है या फिर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन शो कर रहा है, जहाँ से ये पॉइंट क्या है, शुरू हो रहा है। ये क्या है, टेल। और इसकी जो टिप है वो क्या शो कर रही है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट इन XY प्लेन। किसके जो फाइनल है, यहाँ से तो ऑब्जेक्ट शुरू हुआ है और जो फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की ए पॉइंट पे, वो हमें ये इसकी टिप बता रही है। इसकी टिप जहाँ पे है वो पॉइंट हमें पोजीशन बता रही है ऑब्जेक्ट की इन XY प्लेन। ये तो बात होगी पोजीशन वेक्टर की। और अगर हम उसी तरह दूसरी बार कंसीडर करें AB डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन XY प्लेन, ये हम XY प्लेन में कंसीडर कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर भी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी। ए पॉइंट पे जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने देखा तो इसका जो ए पॉइंट है मीन्स इसकी जो टेल है ए पॉइंट पे, वो हमें क्या शो कर रही है, इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की एट टाइम टी। और जो बी पॉइंट है मीन्स जो टिप है वो क्या हमें शो कर रही है, फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम टी डैश। ये टी डैश टाइम पे शो कर रहा है और ये टी टाइम पे शो कर रहा है। अब इन दोनों से हमें पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से ये बात तो पता चल गई कि इसकी जो टिप और टेल हमें एक डेफिनाइट मीनिंग शो करता है कि टिप का भी एक मीनिंग होता है और टेल का भी मीनिंग होता है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों में। पर हमने जैसे कि बात कही थी कि इनका नेचर बाकियों से डिफरेंट है। अब हम वो देखेंगे कि डिफरेंट कैसा होता है। इसके लिए हमने एक अनदर वेक्टर कंसीडर कर लिया। हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, ऑब्जेक्ट है एट पॉइंट P पे, P पॉइंट पे है और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी V। V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। V वेलोसिटी से जब वो मूव कर रहा है तो ये होगी उसकी टेल और ये हो गया उसका टिप। और अगर हम दूसरी अनदर लैंग्वेज में बात करें तो इसका जो टिप है वो असल में रिप्रेजेंट क्या करना चाहिए कि जो फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो क्या है, या तो फाइनल पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है इस ऑब्जेक्ट की, ये सारी चीज़ें इस टिप को बतानी चाहिए। पर असल में जो वेलोसिटी की टिप है वो ना तो कोई पोजीशन हमें शो करती है और ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट हमें बताती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने पहले कहा था कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस वेलोसिटी वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर से अलग है, वो बात क्या हो गई, सच हो गई। क्योंकि इसकी टिप और टेल का एक डेफिनाइट मीनिंग होता था, पर जो वेलोसिटी वेक्टर की टिप और टेल का कोई डेफिनाइट मीनिंग है ही नहीं। इसकी ना तो टेल कुछ क्लियरली शो करती है और ना ही इसकी टिप कुछ क्लियरली शो करती है। इसीलिए जो जर्नल वेक्टर्स हैं ये सिर्फ एरो ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू सम स्केल्स। ठीक है, ये बात होगी हमारे पास जर्नल वेक्टर्स एंड नोटेशन की। अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस की जो वेक्टर अलजेब्रा में हमारे पास बहुत यूज़फुल होती हैं। शुरुआत करेंगे हम नेगेटिव वेक्टर से कि व्हाट इज़ नेगेटिव वेक्टर। The negative of vector is defined as another vector having same length but drawn in opposite direction। इसका मतलब क्या है कि अगर एक वेक्टर है हमारे पास इस डायरेक्शन में
इसे मान लेते हैं पी वेक्टर, और दूसरा वेक्टर बिल्कुल जिसकी सेम लेंथ हो और सेम मैग्नीट्यूड हो, बट वो क्या ड्रॉन हो, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉन हो। जैसे कि यहाँ पे बताया, दूसरा कोई वेक्टर हो जिसका सेम लेंथ हो पर वो क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर। पी वेक्टर क्या है, पॉजिटिव, और क्यों इसके इक्वल है बट क्या है, ऑपोजिट है, इसलिए हमने क्या लगा लिया, नेगेटिव साइन, और ये क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव वेक्टर। सेकेंड डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर्स की। द वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर किसे कहेंगे, जैसे मान लें एक वेक्टर है पी और दूसरा वेक्टर भी क्या है, इसके बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड है जिसका, और उसकी डायरेक्शन भी सेम है। क्यों, तो इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। थर्ड डेफिनेशन है कोइनिशियल वेक्टर्स की। कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोइनिशियल इफ दे हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। जैसे कि मान लें एक ओरिजिन है ओ, इसी ओरिजिन से एक पी वेक्टर भी निकल रहा है और इसी ओरिजिन से क्या है, एक क्यू वेक्टर भी निकल रहा है। कोई इनिशियल वेक्टर में ऐसा नहीं है कि उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, बस ये मेन पॉइंट है कि उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, कोई इनिशियल वेक्टर। फोर्थ डेफिनेशन हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स की। Two vectors having equal and unequal magnitudes which either act along the same line or along the parallel lines in the same direction or parallel lines in the opposite direction are called collinear vectors। अब collinear vectors में हम क्या करते हैं, दो वेक्टर होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। जैसे कि ये एक वेक्टर हो गया पी वेक्टर और ये एक वेक्टर हो गया क्यू वेक्टर, ये दोनों भी क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। भले इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है बट इनकी जो डायरेक्शन है, मतलब कोलिनियर का मतलब होता है कि वो एक ही लाइन के अलोंग होने चाहिए, ये भी क्या हो गए, कोलिनियर। सेकंड, अगर हम मान लें कि ये एक वेक्टर है पी और ये क्या हो गया, क्यू, तो ये भी क्या आ जाएगा, कोलिनियर वेक्टर्स में। थर्ड, अगर हम एग्जांपल ले लें कि ये हमारे पास पी और ये है क्यू, तो ये भी क्या हो जाएगा, कोलिनियर वेक्टर्स में। जैसा कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा, दो वेक्टर्स होने चाहिए, उनका या तो इक्वल हो या अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो, कोई बात नहीं, जो पर मेन कंडीशन क्या है, वो क्या होने चाहिए, एक्ट अलोंग द सेम लाइन, सेम लाइन पे एक्ट करने चाहिए और पैरेलल लाइंस पे एक्ट करने चाहिए, उनकी चाहे डायरेक्शन सेम हो या फिर ऑपोजिट हो। जैसा कि यहाँ पे दो लाइंस है पैरेलली एक्ट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, सिमिलरली यहाँ भी दो लाइंस है एक्ट कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, पर ये भी पैरेलल है क्योंकि सेम ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं। थर्ड, ये भी इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड है और सेम लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, इसी कारण ये भी क्या हो गया, कोलिनियर वेक्टर्स। तो ये सब क्या हो गए, कोलिनियर वेक्टर्स की एग्जाम्पल। नाउ फिफ्थ डेफिनेशन है, क्या है हमारे पास, पोलर वेक्टर्स की। ये क्या होता है, द वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी, जैसे कि वेलोसिटी, मोमेंटम और फोर्स, ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज़ हैव अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। उस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जो वेक्टर इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और वो रिप्रेजेंट कैसे होते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट्स ओरिजिनेट करते होते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिन वेक्टर्स की होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर्स। लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास एक्सियल वेक्टर्स की। द वेक्टर्स सच एज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एटसेट्रा
डू नॉट हैव अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इनकी कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होती है। द रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम इज रिप्रेजेंटिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने इसमें देख ही रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर मोमेंटम हो गया, इससे ये तो पता हो गया कि ये क्या है, एक एंगल के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहे हैं। और जो रोटेशनल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा इन बॉडीज़ के अंदर, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बॉडी, जैसे बॉडी है हमारे पास कोई और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग उसे रिप्रेजेंट करेगा जो वेक्टर, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सियल वेक्टर्स। सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। जैसे कि हमने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वेक्टर्स की वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग होती है। तो हम देखते हैं कि जो वेक्टर अलजेब्रा है वो यहाँ पे क्या कहता है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए बाय अ रियल नंबर एन, इसका मतलब है कि अगर हम ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे एन वेक्टर के अनदर वेक्टर से, तो वो क्या बन जाएगा, एन ए वेक्टर बन जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा ए से, क्योंकि हमने उसे एन से मल्टीप्लाई किया है। और उसकी डायरेक्शन सेम है या ओपोजिट है टू दैट ऑफ ए, ये किस पे डिपेंड करेगा, जिस एन से हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ए को किससे मल्टीप्लाई किया, एन ए वेक्टर से, वो किसके इक्वल होगा, एन, और ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। अगर एन यहाँ पे 2 है, इसका मतलब कि जो ए है वो 2 टाइम्स ज़्यादा हो गया इस ए वेक्टर से, क्योंकि एन हमने मल्टीप्लाई उससे किससे कराया, 2 से। सिमिलरली यहाँ पे उसकी क्या थी, सेम डायरेक्शन थी, इसीलिए 2 पॉजिटिव था। अगर 2 नेगेटिव है, इसका मतलब उसकी क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो एन क्या आ गया, -2 आ गया। तो -2a वेक्टर किसके इक्वल आ गया, -2a वेक्टर के इक्वल। ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल। नाउ अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर की, जिसमें इसका फर्स्ट रूल क्या है, व्हेन 2 वेक्टर्स एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन। अगर 2 वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो उनकी एडिशन कैसे होगी, एक p वेक्टर है, उसके मतलब मान ले तो उसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर, और प्लस q वेक्टर, उसकी लेंथ भी कितनी है, 3 मीटर, और ये दोनों एक्ट भी क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो जब हमने इसे ऐड किया तो जो टोटल एडिशन कितना हो गया, 6 मीटर, क्योंकि 3 + 3 कितना हो गया, 6, और ये एडिशन क्या होगी, सिंपल होगी, क्योंकि ये जो एक्ट कर रहे थे 2 वेक्टर्स, वो क्या कर रहे थे, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे थे, इसीलिए क्या हो गया, p + q। सेकेंड क्या है, व्हेन 2 वेक्टर्स एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, उसकी लेंथ 4 मीटर है, दूसरा वेक्टर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, उसकी लेंथ 3 मीटर है। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे p + q को, असल में जो ऑपोजिट डायरेक्शन है उसे हमने क्या ले लेना है, नेगेटिव। p तो आ गया 4 मीटर, ऐड कर रहे हैं इस q से, बट ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए हम इसे क्या ले लेंगे, -3 मीटर। तो क्या आ जाएगा, 4 - 3 1 मीटर, इसीलिए यहाँ पे जो फाइनल रिज़ल्ट आया है वो क्या आया है, 1 मीटर। और यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि जो हम एडिशन करेंगे वो एडिशन सेम नेचर की होनी चाहिए, कि जैसे हम ऐड कर रहे हैं वेलोसिटी वाले को, तो वेलोसिटी वाले को वेलोसिटी वाले के साथ ही ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी वाले को हम ऐड कर दें फोर्स वाले के साथ, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम वेलोसिटी वाले को वेलोसिटी वाले के साथ ही ऐड कर सकते हैं। नेचर क्या होना चाहिए एडिशन का, सेम होना चाहिए, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। थर्ड एंड लास्ट रूल क्या है कि जब 2 वेक्टर्स इंक्लाइंड हो राइट एंगल पे, जैसे कि पहले वेक्टर p पे गया ए बी डायरेक्शन में 4 मीटर, बी पॉइंट पे आके उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, 3 मीटर पे क्यू वेक्टर तक चला गया।
तो ए बी वैक्टर क्या है 4 मीटर, बी सी क्या है 3 मीटर, और जो आर वैक्टर है ए सी वैक्टर जब हमने उसे स्केल से मेज़र किया स्केल से, तो हमने क्या देखा, ये जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है 5 मीटर आ रहा है। इसका मतलब जो ए बी और बी सी ने, जो इस ए पॉइंट ने सी तक पहुंचने के लिए ए बी से 4 और बी सी से 3 मीन्स 7 मीटर का सफ़र तय किया इस सी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, वही हम ए से सी तक अगर सीधा जाएं तो हमें 5 मीटर लगता है, मीन्स 5 मीटर लगेगा अगर हम इस तरह सीधा जाएंगे तो ये क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका रिजल्टेंट यहाँ तो लिखा है p प्लस क्यू और p प्लस क्यू तो 7 बन रहा है। तो ये जो रूल है ये हम आगे अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो एडिशन हुई है ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग हुई है। इसके लिए हम इसके 3 रूल्स पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ और फिर पॉलीगॉन लॉ। ये सारे लॉ जब हम पढ़ेंगे तब हमें जाके पता चलेगा कि ये जो ट्रायंगल की एडिशन, पॉलीगॉन और पैरेललोग्राम, इन सब की एडिशन कैसे करते हैं। ये जो एडिशन है ये तब होती है जब 2 से ज़्यादा मतलब 1 से ज़्यादा वेक्टर्स एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे क्या एक्ट करते हैं, इंक्लाइंड होते हैं एक दूसरे से राइट एंगल पे। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।